गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेबर मास की संप्रेक्षणीय क्रिया का सिद्धांत जो कि बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का पार्ट है उसका अध्ययन करते हैं। तो जुगल, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जुगलन हेबर मास का संप्रेक्षणीय क्रिया का सिद्धांत 2 खंडों में उपलब्ध है। यह उनकी अतुलनीय कृतियाँ हैं। इन कृतियों में उन्होंने उनकी ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेस की निरंतरता को प्रदान किया, जिसके द्वारा सामाजिक विज्ञानों को परिभाषा के सिद्धांत में प्रस्तुत करना चाहते थे। इन खंडों में उन्होंने 2 अवधारणाओं उसमें संप्रेक्षणीय विवेक और जीवन विश्व और व्यवस्था प्रतिपादित की। इन्हीं के द्वारा उन्होंने आधुनिकता का आलोचनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने संप्रेक्षणीय क्रिया के सिद्धांत का विस्तार किया, जो नैतिक, प्रजातंत्र व कानून के सिद्धांत का आधार है। तो इस प्रकार संप्रेक्षणीय क्रिया का सिद्धांत आलोचनात्मक निबंधों के संकलन का विषय था, जो 1986 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इससे अनेक सामाजिक विज्ञानों व दार्शनिकों के प्रत्युत्तर प्रतिक्रियाएं प्रोत्साहित हुई। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र समिति ने इस कार्य को 20वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ 8 समाजशास्त्रीय पुस्तकों में सूचीबद्ध किया। तो संप्रेक्षणीय क्रिया का सिद्धांत एक आलोचनात्मक प्रयोजना है, जिसके कारण ही इस अवधारणा का पुनर्निर्माण किया गया है। इस पुनर्निर्माण में उन्होंने यह प्रस्तावित किया था कि मानवीय क्रियाएं और समझ को सफलतापूर्वक विश्लेषित किया जा सकता है, जिसमें एक भाषा शास्त्रीय संरचना होगी। तो इस प्रकार प्रत्येक उच्चारण बेकार के प्रभुत्व से स्वतंत्र होता है। तो उन्होंने जो संप्रेक्षण क्रिया का सिद्धांत दिया, उसमें संप्रेक्षण क्रिया की भाषा संरचना समाज की मानकात्मक समझ के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। संप्रेक्षणीय क्रिया का सिद्धांत भाषा को एक समाज के आधारभूत तत्वों के रूप में समझाता है और यह प्रयास करता है जो मार्क्सवाद को अद्भुत बनाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने हेबर मास की क्रिया जो थी वो योजना के माध्यम से एक सामान्य समझ तक पहुंचना चाहते थे, जिससे लोग अपनी क्रियाओं को एक दूसरे के साथ समन्वित करके सामान्य मत तक प्रस्तुत कर सकें। तो यह एक प्रकार की अंतःक्रिया है जिसका समन्वय भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है। इसमें भाषा एक प्रमुख कारक होता है, जिसके बारे में वो जो कारक है वो जो उनकी बारे में मीड व गार्फिंकल ने भी संबंधित किया है। हेबरमास की तरह संप्रेक्षण क्रिया में भाषाओं का पूर्ण लाभ उठाया जाता है। वस्तु से संबंधित प्रकारें, सामाजिक चेतना, आलोचनात्मक प्रामाणिकता आदि पर वाद विवाद भाषा के माध्यम से ही संभव है। तो जो लोग संप्रेक्षणीय क्रिया करते हैं उन्हीं में पारस्परिक आलोचना करने की भी क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की समझ की प्रक्रियाएं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं पूर्व जानकारी पर आधारित होती है। परिस्थिति में व्याख्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी समझ में दूसरों की सोच को सम्मिलित करके निष्कर्ष निकालता है। तो इसी प्रकार उन्होंने जीवन विश्व की अवधारणा भी दी, जो जीवन विश्व संरचनात्मक व संस्थात्मक भिन्नताओं से जटिलताओं की बढ़ोतरी उत्पन्न करती है। यह संप्रेक्षण की व्यवस्थित वेग का भी अनुसरण करती है, जैसे एवं भाषा की क्रिया के समन्वय का प्रारंभिक मीडिया में हस्तांतरण हो जाता है, जैसे धन व सत्ता। तो इस चेतना उन्मुख संप्रेक्षण को परितोष दंड के प्रकारात्मक सामान्यीकरण पीछे छोड़ देते हैं और वे आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जीवन विश्व की क्रिया को समन्वित करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे उत्तरदायित्व की भावना भी कम हो जाती है और ये नकारात्मक सामाजिक परिणाम की श्रृंखला उत्पन्न होती है। तो जीवन विश्व की जो अवधारणा है वो उनके लिए हेबरमास ने बताया था कि जीवन विश्व की जो अवधारणा है ये मीडिया को उपनिवेश बना देती है। ठीक है। जैसे परंपरागत रूप वो अपने जो भी उनके था परंपरागत जीवन उससे वो छूट जाते हैं। जैसे परंपरागत भूमिकाओं का संतोषजनक रूप से विभेदीकरण हो जाता है। अलगाव वाले श्रमिकों लिए संतोषजनक विश्राम एवं धन का पारितोष होता है। कल्याण में संस्कृति को राज्य द्वारा प्रतिष्ठित करने से आशा व स्वप्न व्यक्तिगत हो जाते हैं। मतलब ये सभी जो जीवन विश्व की अवधारणा पूर्ण रूप से स्वायत्त नेटवर्क एवं समूह संपूर्ण वैधीकरण व व्यावहारिक अवधारणाओं को सीमित कर देते हैं। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक बार जब हम
वेबर के वेग के नकारात्मक उपयोग से स्वतंत्र हो जाते हैं तब एक नवीन व्याख्या उत्पन्न होती है। मतलब इससे वो बोलना चाहते हैं कि हेबरमास ने यद्यपि वेबर का अनुसरण करा लेकिन फिर भी उसका जो नकारात्मक पक्ष था उससे वो स्वतंत्र हो गए। एक व्यापक परिभाषा ये होगी कि एक स्वभाव है जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार से होती है और जिसके लिए अच्छे कारण दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ही वेबर जो हेबरमास थे उन्होंने संप्रेक्षणीय विवेक की परिभाषा भी प्रस्तुत की। तो उसमें बताया कि यह एक संप्रेक्षणीय है जो चेतना के बने रहने एवं समीक्षा के लिए उन्मुख है और निश्चित रूप से एक चेतना है जो मान्य अंतर विषय पर आधारित है जिसकी आलोचनात्मक प्रामाणिकता का दावा किया जा सकता है। हेबरमास विवेक की व्यक्तिगत अवधारणा के स्थान पर सामाजिक अवधारणा को मान्यता देते हैं। यह मान्यता संप्रेक्षण क्रिया के सिद्धांत की आधारशिला है। इस प्रकार हेबरमास 3 प्रकार की परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसमें आदर्श संवाद की परिस्थिति की संरचना, दूसरा है अच्छी बहस के लिए धार्मिक प्रतियोगिता की संरचना का निर्माण करना और तीसरा है वो संरचना जो व्यक्तिगत संवादों और उनके पारस्परिक संवेदों के बीच के निर्माण का निर्णय करती है। ठीक है, तो इसी के साथ वेबर ने संवाद के भी प्रकार बताए। इन्होंने संवाद के 3 प्रकार बताए थे। सॉरी। तो संवाद के प्रकार हैं, फर्स्ट है सुरुचिपूर्ण संवाद, दूसरा है उपचारात्मक संवाद और तीसरा है व्याख्यात्मक संवाद। तो सुरुचिपूर्ण संवाद के अंतर्गत वेबर ने बताया था कि सुरुचिपूर्ण संवाद का कार्य हमें मध्यस्थों के शास्त्र के कारण यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि कार्य भूमिका को हम मूल्य का प्रदर्शन माने। हेबरमास मानते हैं कि आलोचकों की मध्यस्थता लोगों को सुरुचिपूर्ण अनुभव बताती है। जब हेबरमास संदर्भ के प्रश्न की बात सोचते हैं तो उनका तात्पर्य संस्कृति की ओर होता है। तो इस प्रकार व्याख्यात्मक कार्य में व्यक्ति दूसरों की व्याख्या को अपनी परिस्थिति के संदर्भ में विश्लेषित करता है। व्याख्याएं आवश्यक रूप से सभी मामलों में स्थिर व स्पष्ट विभेदीकरण तक पहुंचते हैं। तो संबंध गत्यात्मक होते हैं और यह दोनों ही दिशाओं में होता है। संदर्भ को एक निश्चित पृष्ठभूमि में देखने का तात्पर्य है संप्रेक्षणीय क्रिया से बाहर करना। दूसरा है उपचारात्मक संवाद। उपचारात्मक संवाद वह है जो व्यक्ति स्वयं की गलत धारणाओं का व्यवस्थित रूप से स्पष्टीकरण करता है। गलत धारणाएं विशेष रूप से विकसित अनुभवों से तब उत्पन्न होते हैं जब अनुभव कठोर व्यवहार या मूल्यों के पक्षपात निर्णय से प्रमाणित होते हैं। तो हेबरमास इन्हें मनोविश्लेषण रूप से देखते हैं लेकिन वो इस संप्रेक्षण क्रिया का सिद्धांत विस्तार से नहीं करते। तीसरा है व्याख्यात्मक संवाद। व्याख्यात्मक संवाद का लक्ष्य भाषा के माध्यम के समझ तक पहुँचना है। विवेक में प्रश्न पूछने का प्रावधान होना चाहिए जो किसी भी संप्रेक्षण की व्यवस्था में होना चाहिए। इस प्रकार भाषा को विवाद करने के लिए महत्व नहीं दिया जाता है। हेबरमास ने मानव क्रिया के मॉडल में मौखिक भाषा का महत्वपूर्ण स्थान बताया। निश्चित रूप से मौखिक भाषा का अध्ययन ही संप्रेक्षण क्रिया के सिद्धांत से कम किया जाता है। यानी हमें किसी भी चीज़ की व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्यात्मक उसका स्वरूप होना चाहिए जो मौखिक रूप से अधिक समझाया जा सकता है। व्याख्यात्मक संवाद की व्यवस्था जीवन विषय का उपनिवेशीकरण करती है एवं नौकरशाही शक्तिहीन कर देती है तथा राजनीतिक निर्णयों के विरुद्ध जनता कर्तव्यपरायण हो जाती है। तो जैसा कि वेबर ने नौकरशाही पर बताया था कि समाज की व्यवस्था पूर्ण रूप से नौकरशाही हो रही है। एक ऑफिस में एक तंत्र पाया जाता है, एक नौकरशाही तंत्र पाया जाता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति कार्य करते हैं। तो व्यवस्था उन्होंने परितोष दबाव के द्वारा तब करती है जब वो सांस्कृतिक क्षेत्रों द्वारा वैधानिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हेबरमास ने संवाद के 3 प्रकार बताए। डिस्कोर्स के उन्होंने बताया कि संप्रेक्षणीय क्रिया में संवाद का होना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार यहीं पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।